हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस। इस चैप्टर में से कई सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकलते थे, इसलिए जो भी इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 आज हम लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है? ए फंक्शन w इक्वल टू में एफ जेड इज सेड टू बी ए मल्टी वैल्यूड व्हेन फॉर गिवन z वी में फाइंड मोर देन वन वैल्यू ऑफ w। क्या बात है इसमें कि ए फंक्शन w इक्वल टू में एफ जेड, कोई भी फंक्शन है जिसमें w की वैल्यू क्या है, एफ w किसके इक्वल है, एफ जेड की, उसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन तब कहेंगे जब किसी भी गिवन z के लिए हम उसकी w की एक से ज़्यादा वैल्यू फाइंड कर सके, वो है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन फॉर सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब हमें कंडीशन बतानी है सिंगल वैल्यूड फंक्शन होने की। क्या कंडीशन होती है? वो कंडीशन है एफ जेड इक्वल टू में एफ ब्रैकेट में z फिर ब्रैकेट आर थीटा फिर ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट इक्वल टू में f फिर ब्रैकेट में z फिर ब्रैकेट में आर थीटा प्लस 2 पाई फिर ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट क्लोज। मतलब एफ जेड किसके इक्वल होना चाहिए? एफ जेड आर थीटा, और वो इक्वल टू होना चाहिए एफ जेड आर थीटा प्लस 2 पाई। तो ये कंडीशन है सिंगल वैल्यूड फंक्शन की। नेक्स्ट है ब्रांच कट। ब्रांच कट क्या होता है? ब्रांच कट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन और कर्व which is introduced in order to define the branch of a multi-valued function। ब्रांच कट क्या है? किसी भी लाइन या कर्व का पोर्शन है जो कि किसको इंट्रोड्यूस करता है, which is introduced in order to define the, जिसको किसी भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन की ब्रांच को डिफाइन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस लाइन के या कर्व के पोर्शन को ब्रांच कट कहते हैं। तो ब्रांच कट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन और कर्व विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट है ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट क्या है? ये आप ये मत सोचिए कि इस वीडियो में हम डेफिनेशन कर रहे हैं। क्या ये आएंगे एमसीक्यूज में? जरूर आएंगे एमसीक्यूज में। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आ सकती है, या सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये क्या होती है, 4 ऑप्शन होंगे उसमें सही ऑप्शन, तो किसी भी तरीके से आ सकती है। तो अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ब्रांच पॉइंट क्या है? इन द मैथमेटिकली फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ए ब्रांच पॉइंट ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन usually referred to as multifunction in the context of complex analysis is a point that the function is discontinuous when going around an arbitrarily small circuit around this point। ये थोड़ी सी अजीब डेफिनेशन है, लेकिन इसे समझें कि मैथमेटिकली फील्ड में देखें, जो मैथमेटिकली फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ए ब्रांच पॉइंट, किसका ब्रांच पॉइंट? मल्टी वैल्यूड फंक्शन का, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा ना मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन w इक्वल टू में एफ जेड इज सेड टू बी मल्टी वैल्यूड व्हेन फॉर गिवन z वी में फाइंड मोर देन वन वैल्यू ऑफ w। तो वही बात की गई है कि इन मैथमेटिकली फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ए ब्रांच पॉइंट ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन is a point that the function is discontinuous when going around an arbitrarily circuit around this point। तो ये हमारा ब्रांच पॉइंट होता है। नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन क्या होता है? द सेट ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, द एलिमेंट्री ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, जो क्या है, जो एलिमेंट्री फंक्शन है, जो सेट है एलिमेंट्री फंक्शन का, वो किस किस का बना है? एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन का और एक एलिमेंट्री ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन का बना है। द सेट ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड द एलिमेंट्री ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस। नेक्स्ट है सिक्स्थ, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ जेड of a complex variable z is the solution of the differential equation। differential equation कौन सी? d by dz fz इक्वल टू में fz with the initial value f0 इक्वल टू में 1। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन fz ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात हो रही है। कौन सा? z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है
इज द सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है डी बाई डी जेड एफ जेड इक्वल टू में एफ जेड विद द इनिशियल वैल्यू एफ जीरो इक्वल टू में 1। नेक्स्ट है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 ई जेड वन प्लस ई जेड टू इक्वल टू में ई जेड वन मल्टीप्लाई ई जेड टू। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 के लिए जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू में, ये आइडेंटिटी है, ई जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू में ई रेशियो पावर जेड वन मल्टीप्लाई ई रेशियो पावर जेड टू। ई रेशियो पावर जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू में ई रेशियो पावर जेड वन मल्टीप्लाई ई रेशियो पावर जेड टू। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कंडीशन है। अब बात करते हैं द इक्वेशन w इक्वल टू में ई रेशियो पावर z हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। जो इक्वेशंस है, जो हमारी इक्वेशन है w इक्वल टू में ई रेशियो पावर z, उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है द फंक्शन sin z एंड cos z आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज। अब हमको sin z और cos z को एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म में डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, sin z इक्वल टू में ई रेशियो पावर आयोटा z माइनस में ई रेशियो पावर माइनस आयोटा z अपॉन में 2 आयोटा। ये sin z की क्या, sin z इक्वल टू में ई रेशियो पावर आयोटा z माइनस ई रेशियो पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा। cos z की है ई रेशियो पावर आयोटा z प्लस ई रेशियो पावर माइनस आयोटा z अपॉन में 2। सो दैट ताकि जब हम टेंजेंट z निकालें तो क्या बन जाएगा, sin z बाय में cos z, और इसको सोल्व करेंगे तो अब हमें बस इतना याद रखना है कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो sin z की वैल्यू अपॉन में cos z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस किस के, मतलब हमने sin z को, cos z को और टेंजेंट z को हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म्स में डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट है यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या होती है, ये हमने पहले भी पढ़ी है। तो यूलर थ्योरम होती है ई रेशियो पावर आयोटा थीटा, ई रेशियो पावर आयोटा थीटा इक्वल टू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है हमारी यूलर थ्योरम। ठीक है, ई रेशियो पावर आयोटा थीटा इक्वल टू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एक रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है डी मोइवर्स थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है, डी मोइवर्स थ्योरम कहती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इक्वल टू में ई रेशियो पावर आयोटा थीटा इसकी होल पावर n इक्वल टू में ई रेशियो पावर आयोटा एन थीटा, और ये किसके इक्वल होगी, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये थोड़ी लंबी है, इसकी डेफिनेशन तो थोड़ा ध्यान से देखिए। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इक्वल टू में ई रेशियो पावर आयोटा थीटा की होल पावर n इक्वल टू में ई रेशियो पावर आयोटा एन थीटा। तो ये हो जाएगा आयोटा एन थीटा के इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की। तो ये है हमारा डी मोइवर्स थ्योरम। आगे है साइन, और कुछ आइडेंटिटीज हैं देख लीजिए। साइन z1 प्लस z2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन z1 कोस z2 प्लस कोस z1 साइन z2। तो सिंपल फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है। ऐसे ही कोस z1 प्लस z2 किसके इक्वल हो जाएगा, कोस z1 कोस z2 माइनस में साइन z1 साइन z2। ये तो हम 11-12 में पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे ही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर z, साइन स्क्वायर z प्लस कोस स्क्वायर z की वैल्यू क्या आएगी, 1, और टेंजेंट z की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट z किसके इक्वल होता है, साइन z बाई में कोस z के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर 1 बाय आयोटा मल्टीप्लाई ई रेशियो पावर आयोटा z माइनस ई रेशियो पावर माइनस आयोटा z अपॉन में ई रेशियो पावर आयोटा z प्लस ई रेशियो पावर माइनस आयोटा z। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है टेंजेंट z की वैल्यू। तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें ये जो फॉर्मूले और आइडेंटिटीज है हमें रट लेनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकती है, भले न्यूमेरिकल कम आए, लेकिन इस तरह के फॉर्मूलेज और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी, और हम कल इसका पार्ट 2 डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगला पार्ट देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।